बालम ने मोटरबोट का इंजन बंद करते हुए कहा और मोटरबोट की रफ्तार आहिस्ता होते होते खत्म हो गई और अब वो समंदर की लहरों पर हिचकोले खाने लगी। ये आखिर मेरी कौन सी आदत तुम्हें पसंद आ गई है कि तुम यूं मुझे समंदर की सैर कराने ले आए हो। वैसे यकीन करो, खुले समंदर की हवा मेरी सेहत के लिए बेहद सफ़ेद है, टाइगर ने कहा। उसके नाखूनों में लगे हुए ब्लेड अलबत्ता आहिस्तगी से अपने कामों में मसरूफ थे। इमरान ने अपने नाखूनों की तरह ये ब्लेड टाइगर के नाखूनों में भी फिट करा दिए थे और इनका मखसूस इस्तेमाल भी उसे सिखा दिया था। तुम्हारी निगरानी पर तो पूरा गैंग मौजूद था, इसलिए मैंने फैसला किया कि तुम्हें खुले समंदर में ले आया जाए ताकि तुम्हारे चाहने वाले मायूस होकर वापस चले जाएं। बालम ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी निगरानी पर पूरा गैंग? भाई तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं तो दौलताबाद का एक आम सा गुंडा राका हूँ, CIA का एजेंट नहीं हूँ, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ आईना नहीं है, वरना मैं तुम्हें तुम्हारी शक्ल जरूर दिखा देता। मैंने रास्ते में तुम्हारा मेकअप साफ कर दिया था, अब तुम असल शक्ल में हो, बालम ने जवाब दिया और टाइगर ने एक तवील सांस लिया। उसे बालम से इतनी जहानत की उम्मीद न थी। अब क्या बाकी सारी उम्र यहीं समंदर में ही गुजारनी है? टाइगर ने इधर उधर देखते हुए कहा। हो सकता है, बहरहाल मुझे कौशन मिलेगा कि रास्ता साफ है तो फिर मैं वापस जाऊंगा, बालम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो इसलिए मुतमईन बैठा था कि टाइगर के हाथ और पैर बंधे हुए हैं और फिर उसकी जेब में कोई असला नहीं है और इस खुले समंदर में अगर वो कोई हरकत करता भी तो जाहिर है खुले समंदर में उसकी लाश मछलियों की खुराकी बनती। इधर टाइगर रस्सी को उस हद तक काट चुका था कि अब सिर्फ एक झटके से अपने हाथ आजाद करा सकता था, लेकिन वो खामोश बैठा रहा क्योंकि इमरान ने उसे अगवा होने की हिदायत दी थी और वो उस पर पूरा पूरा अमल करना चाहता था। ये आखिर तुम्हें मुझसे क्या दिलचस्पी पैदा हो गई है? हालांकि मेरा और तुम्हारा कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा, टाइगर ने कहा। मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं, अलबत्ता तुम्हारी मुलाकात के मेरे मेहमान ख्वाहिशमंद हैं, बालम ने सर हिलाते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि टाइगर कोई जवाब देता, अचानक बालम की जेब से टू टू की आवाजें निकलने लगी और बालम ने जल्दी से जेब में हाथ डालकर एक छोटा सा डब्बा निकाल लिया। यस, बालम अटेंडिंग ओवर, उसने डब्बे की एक साइड में मौजूद बटन दबाते हुए कहा। फिलर बोल रहा हूँ बॉस, वो लोग साहिल से चले गए हैं, अलबत्ता एक आदमी अभी तक वहीं मौजूद है। मैंने मास्टर से बात की थी, उसने हुक्म दिया है कि उस आदमी को वापस ले आने की बजाय शैतान जजीरे पर पहुंचा दिया जाए। मेहमान वहां पहुंच जाएंगे, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। ओ, ये ठीक है, फिर मैं उसे शैतान जजीरे की तरफ ले जाऊं, ओवर, बालम ने सर हिलाते हुए कहा। हाँ, तुम वहां पहुंच जाओ, मास्टर खुद मेहमानों को लेकर वहां पहुंच जाएंगे, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, ओवर एंड ऑल, बालम ने कहा और बटन बंद करके उसने डब्बा जेब में डाला और फिर मुड़कर वापस इंजन की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद मोटर बोट स्टार्ट हुई और फिर इंतहाई तेज रफ्तारी से एक साइड पर बढ़ती गई। टाइगर शैतान जजीरे के मुतालिक अच्छी तरह जानता था। ये साहिल से खासे फासले पर एक खौफनाक और वीरान जजीरा था जिस पर पुराने जमाने का एक कैद खाना बना हुआ था। सुना था कि किसी जमाने में खतरनाक कैदियों को यहाँ रखा जाता था और वो वहाँ सिसक कर और एड़िया रगड़ रगड़ कर मर जाते थे, इसलिए उनकी रूहें अब भी इस जजीरे पर भटकती रहती थी। और ये बात इस कदर मशहूर हुई थी कि इस जजीरे की तरफ कोई रुख भी ना करता था। आम लोग तो एक तरफ, जराइम पेशा अपराध भी इधर का रुख करते हुए घबराते थे। ये तुम्हारे मेहमान कौन हैं और उनका मुझसे क्या ताल्लुक है? टाइगर ने ऊंची आवाज में कहा। मुझे नहीं मालूम, मास्टर टोनी जानता है, मैं तो बस अहकामात की तामील कर रहा हूँ, बालम ने मुड़े बगैर जवाब दिया। और फिर दूर से टाइगर को शैतान जजीरे के आसार नजर आने लग गए। मोटर बोट इंतहाई तेज रफ्तारी से उस जजीरे की तरफ बढ़ी जा रही थी और अब टाइगर सोच रहा था कि उसे खुद ही कुछ करना होगा क्योंकि इमरान का तो इस जजीरे तक पहुंचना नामुमकिन था। वो ज्यादा से ज्यादा उसे साहिल के करीबी तलाश करता रहेगा और मेहमान से वो समझ गया था कि आने वाले अरसलान और उसके साथी होंगे और वो क्या चाहते थे। इस बात को भी वो समझता था। वो उसे इमरान को कत्ल करने के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे और टाइगर सोच रहा था कि क्यों ना वो उन्हें इमरान को बतौर तोहफा खुद पेश कर दे। वो यही बेटा सोच रहा था कि मोटर बोट जजीरे की एक खाड़ी में पहुंचकर रुक गई। अगर मैं तुम्हारे पैर खोल दूं तो तुम कोई गलत हरकत नहीं करोगे। वैसे ये बता दूं कि इस जजीरे के गिर्द खूंखार शार्क मछलियां कसीर तादाद में मौजूद है। गलत हरकत का नतीजा शार्क मछलियों के पेट में पहुंचने के मुतरादिफ होगा।
बालम ने एक चट्टान से मोटर बोट बांधकर जेब से एक भारी रिवॉल्वर निकालते हुए टाइगर से मुखातिब होकर कहा, मेरी जान इतनी फालतू नहीं है दोस्त जितनी तुम समझ रहे हो। फिर मेरे हाथ पुष्प पर बंधे हुए हैं, मैं तो किसी अंधे की तरह बेबस हो चुका हूँ। टाइगर ने फीकी सी हंसी हंसते हुए कहा और बालम ने आगे बढ़कर उसके पैरों में बंधी हुई रस्सी की गांठ के एक सिरे को मखसूस अंदाज में झटका दिया तो रस्सी खुल गई और चंद लम्हों बाद टाइगर उठकर खड़ा हो गया। चलो ऊपर जजीरे की तरफ, बालम ने उसका बाजू पकड़ते हुए कहा और फिर वो उसे सहारा देकर मोटर बोट से ऊपर जजीरे पर ले आया। लेकिन वो ज्यादा अंदर न गया, बल्कि उसने उसे एक तरफ बैठने के लिए कहा और रिवॉल्वर लेकर उससे 2 कदम हटकर खड़ा हो गया। वो अब समंदर की तरफ देख रहा था, लेकिन वो टाइगर की तरफ से भी बेहद चौकन्ना था। लेकिन टाइगर बड़े मुतमईन अंदाज में चट्टान के ऊपर बैठा हुआ था और फिर थोड़ी देर बाद उन्हें दूर से एक नुक्ता सा समंदर की सतह पर उभरता दिखाई दिया। नुक्ता आहिस्ता आहिस्ता वाज़ह होता गया। ये खासी बड़ी लॉन्च थी जो इसी जजीरे की तरफ ही बड़ी चली आ रही थी। टाइगर खामोश बैठा उस लॉन्च को देखता रहा और फिर लॉन्च मोटर बोट के करीब आकर रुक गई। टाइगर ने देखा कि लॉन्च पर फरकंदा, अरसलान, मिथाइस और डगलस के साथ मास्टर टोनी भी था। दुबले पतले मास्टर टोनी को वो अच्छी तरह पहचानता था। वो तेजी से उतरकर जजीरे पर चढ़ आए और फिर जल्द ही वो टाइगर के गिर्द इकट्ठे हो गए। टाइगर अब उठकर खड़ा हो गया था। ये तो बहुत अच्छी जगह तजवीज़ की है तुमने, पूछ-गुछ के लिए यहाँ इस टाइगर की चीखें सुनने वाला भी कोई नहीं होगा। अरसलान ने भेड़िए के से अंदाज में दांत निकालते हुए मास्टर टोनी से मुखातिब होकर कहा, एक और तजवीज़ भी हो सकती है, क्यों ना किसी तरह इमरान को भी अगवा करके यहाँ लाया जाए और फिर इत्मीनान से उसका शिकार यहाँ खिला जाए। फरकंदा ने हंसते हुए कहा, ये बताएगा कि इमरान कहाँ मिल सकता है। अरसलान ने टाइगर की तरफ देखते हुए कहा। टाइगर खामोश खड़ा था। अगर आप लोग इमरान के मुतालिक पूछना चाहते हैं, अर्ज बार में भी पूछ सकते थे, इसके लिए इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी। टाइगर ने बड़े मुतमईन अंदाज में जवाब देते हुए कहा, मास्टर टोनी, यहाँ कोई ऐसा दरख्त है जिसका एक टहना खासा लंबा हो, मैं इससे नए अंदाज से पूछगुछ करना चाहता हूँ। अरसलान ने इधर उधर देखते हुए कहा, ओ तो तुम कांगा कबालियों वाला तरीका इस्तेमाल करना चाहते हो। फरकंदा ने चौंकते हुए कहा, हाँ, बड़ा अरसा हुआ है किसी इंसान की जोरदार चीखें सुने हुए। अरसलान ने कहा और फिर उसकी घूमती हुई नजरें दूर एक दरख्त पर जम गई जिसका एक टहना खासे फासले तक चला गया था। टाइगर कांगा कबालियों वाला तरीका सुनते ही समझ गया कि अरसलान उसके साथ क्या करना चाहता है। उसे मालूम था कि जब कांगा के वहशी अफ्रीकी किसी को सजा देते हैं तो जमीन पर 2 खूंटे गाड़कर मुजरिम की दोनों टांगे मजबूती से उसे बांध देते हैं और फिर लंबे तने के सिरे पर रस्सा बांधकर वो उसे खींचकर नीचे ले आते हैं और उसका एक सिरा अपने शिकार के दोनों बाजुओं के नीचे बांध देते हैं और दूसरा सिरा खूंटे के साथ। फिर वो खूंटे वाले रस्से को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते हैं, जिससे तना जो जबरन नीचे झुका हुआ होता है ऊपर की तरफ उठता है और शिकार के ऊपर वाला जिस्म उसके साथ ऊपर को उठता है, जबकि उसका निचला जिस्म खूंटों के साथ ही बंधा रह जाता है। ये एक ऐसी खौफनाक सजा थी कि उसका तस्वुर करके ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। टाइगर ने भी एक झुरझुरी ली। अब उसने फैसला कर लिया था कि उसे फौरी हरकत में आ जाना चाहिए, वरना एक बार वो इस खौफनाक शिकंजे में फंस गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे ना बचा सकेगी। मगर इसके लिए तो खासे बड़े रस्से की जरूरत पड़ेगी। डगलस ने कहा, रस्सा लॉन्च में मौजूद है, अगर कहो तो मैं ले आओ। मास्टर टोनी ने कहा, मैं ले आता हूँ बॉस। बालम ने फौरन कहा, हाँ ले आओ, और सुनो, खूंटे ठोंकने के लिए अगर कोई हथौड़ा वगैरह मिल जाए तो वो भी लेते आना। अरसलान ने कहा और बालम सर हिलाता हुआ वापस लॉन्च की तरफ मुड़ गया। अगर आप लोग सिर्फ इमरान का पता मालूम करना चाहते हैं तो वो मैं बता देता हूँ, इस सारी मेहनत मशक्कत का क्या फायदा। टाइगर ने खौफजदा लहजा बनाते हुए कहा, बता देना भाई, बता देना, इतनी भी जल्दी क्या है, वो तो तुम बताओगे ही। दरअसल ये वीरान जजीरा देखकर मुझे कुछ लुत्फ लेने का ख्याल आ गया है। अरसलान ने सर हिलाते हुए कहा और टाइगर ने सर घुमाकर देखा तो बालम नीचे उतर चुका था। उसके साथ मास्टर टोनी खड़ा था जिसके हाथ में रिवॉल्वर था। बाकी लोग खाली हाथ खड़े थे, अलबत्ता उनकी जेबों में रिवॉल्वरों की मौजूदगी साफ दिखाई दे रही थी। टाइगर के लिए मौका अच्छा था। उसने अचानक अपने बाजुओं को मुखालिफ सिमतों में झटका दिया तो उसकी कलाइयों में बंधी हुई रस्सी टूट गई और फिर इससे पहले कि वो कुछ समझते, टाइगर ने बिजली की सी तेजी से मास्टर टोनी के रिवॉल्वर पर झपटा मारा और मास्टर टोनी चीखता हुआ पुश्त के बल नीचे गिरा और उसका रिवॉल्वर अब टाइगर के हाथों में था।
खबरदार, अगर किसी ने हरकत की तो गोलियों से भून दूंगा। मुंह दूसरी तरफ कर लो, जल्दी करो, टाइगर ने चीखते हुए कहा और खुद वो तेजी से 2-3 कदम पीछे हटता गया। अरसलान और उसके साथी हैरत से टाइगर को देखने लगे। उनका अंदाज ऐसा था जैसे वो इंसान की बजाय अपने सामने किसी भूत को देख रहे हों। वो तो इसलिए मुतमईन खड़े थे कि वो जजीरे पर आते ही ये देख चुके थे कि टाइगर के हाथ उसकी पुष्ट पर बंधे हुए हैं। मास्टर टोनी नीचे गिरते ही उछलकर खड़ा हो गया था। उसकी आंखों में गुस्से के चिराग से जलने लगे थे, लेकिन टाइगर के हाथ में रिवॉल्वर की वजह से वो खामोश थे। घूम जाओ जल्दी, टाइगर ने चीखते हुए कहा और उसी लम्हे उसे चट्टान से बालम का सर उभरता नजर आया। टाइगर बिजली की से तेजी से घूमा और बालम पर फायर कर दिया। धमाके के साथ ही बालम के हलक से चीख निकली और ये चीख डूबती हुई नीचे पानी तक चली गई। लेकिन टाइगर का इस तरह घूमकर फायर करना उसके हक में नुकसानदेह साबित हुआ। उसकी नजरें एक लम्हे के लिए सामने खड़े हुए अफराद से हटी और बालम पर फायर करके अभी उसका हाथ वापस न आया था कि अरसलान गोली की तरह उड़ता हुआ उससे आ टकराया और टाइगर को साथ लेता हुआ नीचे चट्टान पर जा गिरा। आखिरी लम्हात में टाइगर ने हटने की कोशिश की, लेकिन अरसलान की फुर्ती हैरत अंगेज थी। धक्का लगने और नीचे गिरने की वजह से रिवॉल्वर टाइगर के हाथों से निकल गया था। उसने नीचे गिरते ही तेजी से अपने ऊपर आए हुए अरसलान को पुष्ट पर उछालना चाहा, मगर उसी लम्हे मास्टर टोनी झपट कर उसकी दोनों टांगों के ऊपर आ गिरा और इस तरह टाइगर बेबस हो गया। मिथाइस, डगलस और फरकंदा भी उस पर चढ़ दौड़े और उन्होंने इस तरह टाइगर को बेबस कर दिया कि टाइगर बावजूद कोशिश के हरकत भी न कर सकता था। इसे गोली मार दो, मार डालो, मास्टर टोनी ने चीखते हुए कहा। ठहरो, गोली इसके लिए आसान मौत होगी, इसके हाथ पैर बांध दो, फरकंदा रस्सी दो, अरसलान ने चीखते हुए कहा और फरकंदा भागकर उस चट्टान की तरफ बढ़ी जहां से बालम नीचे गिरा था। रस्सियों का बंडल अब भी चट्टान पर पड़ा नजर आ रहा था। चंद ही लम्हों में फरकंदा रस्सियां लेकर वापस पहुंच गई और फिर टाइगर के हाथ और पैरों के साथ साथ उसके बाजुओं को भी उसके जिस्म के साथ इस तरह बांध दिया गया कि वो सिवाय सर के और अपने जिस्म के किसी हिस्से को हरकत न दे सकता था। तसल्ली कर लेने के बाद वो सब टाइगर से अलहदा हुए तो टोनी बिजली की से तेजी से उस चट्टान की तरफ बढ़ा जहां बालम को गोली मारी गई थी और थोड़ी देर बाद वो जख्मी बालम को कांधे पर उठाए वापस आ गया। बालम गोली खाकर नीचे मोटरबोट में जा गिरा था। गोली इसके सीने पर लगी थी, लेकिन अभी तक वो जिंदा था। ठहरो, मैं इसकी गोली निकाल दूं, शायद ये बच जाए, डगलस ने कहा और फिर उसने एक छोटा सा चाकू निकाला और तेजी से बालम पर झुक गया। उसने बड़ी महारत से उसके सीने पर मौजूद सुराख को चाकू की मदद से जरा सा चौड़ा किया और फिर चाकू अंदर डालकर उसने गोली की पोजीशन चेक की। दूसरे लम्हे उसके चेहरे पर इत्मीनान के आसार उभर आए। गोली सीने की हड्डियों में फंस गई है, अंदर दिल में नहीं घुसी, डगलस ने कहा और फिर उसने चाकू की नोक की मदद से बड़े माहिराना अंदाज में गोली को झटका देकर बाहर निकाल लिया। फिर उसने बड़ी फुर्ती से अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और लाइटर निकालकर उसने रुमाल को आग लगा दी। रुमाल तेजी से जलने लगा। चंद लम्हों में ही रुमाल जलकर राख हो गया। डगलस ने मास्टर टोनी की कमीज फाड़कर उसकी पट्टी भी बना ली और जख्म के ऊपर रखने के लिए तहदार कपड़ा भी। राख ठंडी होते ही उसने राख को जख्म के अंदर भरना शुरू कर दिया। राख ने जख्म से निकलने वाले खून को बंद कर दिया। पूरी राख भरकर उसने तहदार कपड़ा जख्म पर रखा और फिर पट्टी बांध दी। ये सारे काम वो बड़े माहिराना अंदाज में कर रहा था, जैसे वो सारी जिंदगी यही काम करता आया हो। पट्टी बांधकर उसने बालम की नब्ज चेक की। मास्टर टोनी, इसे फौरन मोटरबोट में डालकर अस्पताल पहुंचाओ, अभी इसकी हालत खतरे से बाहर नहीं, लेकिन अब ये अस्पताल तक पहुंच जाएगा। अगर इसे तिब्बी इमदाद मिल गई तो ये बच भी जाएगा, फौरी खतरा दूर हो गया है। डगलस ने उठकर मास्टर टोनी से मुखातिब होकर कहा, जो दांत भींचे बालम के सिरहाने खड़ा था। और आप और ये टाइगर, इसकी तो मैं अपने हाथों से बोटियां अलग कर दूंगा, मास्टर टोनी ने गुर्राते हुए कहा। हमारी फिक्र न करो, लॉन्च यहीं छोड़ जाओ, हम इससे तुम्हारा इंतकाम भी ले लेंगे, तुम इसे अस्पताल पहुंचाओ, अरसलान ने कहा। इसको इस वक्त तक जिंदा रखना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, ये मेरी दरख्वास्त है, मास्टर टोनी ने सर्द लहजे में कहा। ऐसा ही होगा, तुम फिक्र न करो, बालम को ले जाओ जल्दी, वरना ये मर जाएगा, अरसलान ने कहा। और फिर मास्टर टोनी और मिथाइस ने मिलकर बेहोश पड़े हुए बालम को उठाया और दोनों उसे एहतियात से मोटरबोट की तरफ ले गए। थोड़ी देर बाद मिथाइस वापस आ गया और मोटरबोट के इंजन स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी और फिर उन्हें मोटरबोट समंदर में जाती हुई दिखाई देने लगी। वो खामोश खड़े उसे जाता देखते रहे।
जब वो नजरों से ओझल हो गई तो वो सब जमीन पर बंधे पड़े टाइगर की तरफ मुतवज्जे हो गए। हथौड़ा भी चट्टान पर पड़ा है, वो ले आओ फरकंदा, ताकि कार्रवाई शुरू की जा सके। अरसलान ने कहा, इस चक्कर को छोड़ो, जो कुछ इससे पूछना है पूछकर इसे गोली मारकर समंदर में फेंक दो। मास्टर टोनी ने बताया है कि जजीरे के गिर्द शार्क मछलियां कसीर तादाद में हैं, वो इसका गोश्त मजे से खाएंगी। फरकंदा ने मुंह बनाते हुए कहा, मरना तो इसने है ही, तो क्यों ना इसको ऐसे तरीके से मारा जाए कि इसकी रूह भी सदियों बिलबिलाती रहे। तुम हथौड़ा ले आओ, अरसलान ने कहा। वो अभी तक अपने तरीके पर बज़िद था। फरकंदा सर हिलाती हुई चट्टान की तरफ मुड़ी और फिर उसने वहां से हथौड़ा उठाया और लाकर अरसलान को दे दिया। मैं खूंटे तैयार करता हूँ, तुम इसे घसीटकर उस दरख्त के तने के नीचे ले चलो, अरसलान ने मिथाइस से मुखातिब होकर कहा। और मिथाइस ने जमीन पर पड़े हुए टाइगर के सर के बाल पकड़े और फिर उसे बड़े बेदर्दाना अंदाज में घसीटकर उस दरख्त की तरफ ले जाने लगा। नाहमवार जमीन पर इस बेदर्दी से घसीटे जाने पर टाइगर के कपड़े फट गए और उसके जिस्म पर जख्म आने शुरू हो गए, लेकिन टाइगर ने सख्ती से अपने होंठ भींच रखे थे। बाजी उसके हाथ से निकल गई थी और अब चीखने चिल्लाने का कोई फायदा न था। उससे गलती हुई थी कि रिवॉल्वर हाथ में लेते ही उसने उन पर फायर नहीं खोल दिया। उन्हें जिंदा गिरफ्तार करने के चक्कर में मार खा गया था और उसे यकीन था कि दर्दनाक मौत उसका मुकद्दर बन चुकी है। जाहिर है यहाँ उसे बचाने के लिए कोई पहुंच ही ना सकेगा। बहरहाल जब तकदीर ही खिलाफ हो जाए तो फिर क्या हो सकता था। इमरान अर्जबार से कुछ फासले पर अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठा हुआ था। उसकी नजरें अर्जबार के गेट पर लगी हुई थी। उसने सीक्रेट सर्विस के मेंबरान की 4 कारें भी अर्जबार के गिर्द पहली हुई चेक कर ली थी और फिर टाइगर अर्जबार से बाहर निकला और उसके बाद उसके अगवा होकर नीली रंग की कार की तरफ बढ़ते और फिर कार के करीब उसके सर और कनपट्टी पर जरबे लगाकर उसे बेहोश होते भी उसने देख लिया। चंद लम्हों बाद नीले रंग की कार सड़क पर आ गई तो सीक्रेट सर्विस की कारें भी हरकत में आ गई। इमरान कुछ देर रुका रहा कि शायद मास्टर टोनी पार्टी की कोई कार बाद में ताकुब ना करे, लेकिन जब उसने ऐसी कोई कार ना देखी तो उसने भी आगे कार बढ़ा दी। सीक्रेट सर्विस की कारें आगे पीछे होकर बड़े मोहतात अंदाज में नीले रंग की कार का ताकुब कर रही थी, लेकिन जल्द ही इमरान ने महसूस कर लिया कि नीले रंग की कार वाले अपने ताकुब से आगाह हो गए हैं, क्योंकि नीले रंग की कार ने अब ख्वामखा मुख्तलिफ सड़कों पर घूमना शुरू कर दिया था और मुख्तलिफ सड़कों पर घूमने के बाद उसका रुख साहिल समंदर की तरफ हो गया। इमरान समझ गया कि साहिल समंदर के करीब ही किसी फ्लैट में अरसलान और उसके साथी मौजूद होंगे, क्योंकि शहर की निस्बत ये जगह बेहद महफूज थी। साहिल समंदर पर पहुंचकर नीले रंग की कार शुमाली तरफ हेड्स की जानिब जाने वाली रेतीली सड़क पर बढ़ गई। अब ताकुब वाज़ेह हो गया था, क्योंकि सीक्रेट सर्विस और इमरान की कारों के अलावा और कोई कार दरमियान में ना रही थी। कोई यहाँ पहुँचते ही सीक्रेट सर्विस वालों ने फासला बढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी सूरत हाल वाज़ेह हो चुकी थी। नीले रंग की कार हेड्स की साइड से होकर आगे बीच लग्जरी की तरफ बढ़ गई और इमरान सोचने लगा कि आखिर वो कहाँ जा रहे हैं। अभी वो इस बारे में गौर कर ही रहा था कि उसने नीले रंग की कार को दूर साहिल के साथ रुकते देखा। वहाँ 2 मोटर बोट्स मौजूद थी। कार में मौजूद अफराद बाहर निकलकर तेजी से उन बोटों पर चढ़े और टाइगर को भी एक बोट पर मुंतकिल कर दिया गया। दूसरे लम्हे दोनों बोट्स इंतहाई तेज रफ्तारी से खुले समंदर की तरफ बढ़ गई और जब तक सीक्रेट सर्विस की कारें और इमरान की कार नीले रंग की कार के करीब पहुंचती, दोनों मोटर बोट्स खुले समंदर में पहुंचकर तकरीबन गायब हो चुकी थी। इमरान कार रोककर नीचे उतर आया। सीक्रेट सर्विस के अरकान भी कारों से बाहर आ गए थे। ये तो नया काम किया है इन्होंने, इमरान ने कार से नीचे उतरते ही कहा और सीक्रेट सर्विस के अरकान सर हिलाने लगे। वो इमरान को उसकी मखसूस कार की वजह से पहले ही पहचान चुके थे, इसलिए उन्होंने रास्ते में भी उससे कोई तारुज ना किया था। हमें फौरन साहिल समंदर की तरफ जाना चाहिए, ये लोग घूमकर वहीं जाएंगे, सफदर ने कहा और इमरान ने भी सर हिला दिया। चुनांचे सारा काफिला दोबारा कारों में लद गया और कारें इंतहाई तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई वापस साहिल समंदर की तरफ बढ़ गई। साहिल समंदर पर पहुंचकर वो जैसे ही घाट पर पहुंचे, उन्होंने दोनों मोटर बोट्स वहां एक साइड पर खड़ी देखी। इमरान तेजी से मोटर बोट्स के इंचार्ज की तरफ बढ़ा। मेरा ताल्लुक पुलिस से है, ये मोटर बोट्स कब वापस पहुंची है? इमरान ने करख्त लहजे में कहा। अभी जनाब, चंद लम्बे हुए, ये 1 घंटा पहले तफरी के लिए किराए पर ले गई थी। जनाब खैरियत है, क्या हुआ? मोटर बोट्स के इंचार्ज ने बौखलाए हुए अंदाज में कहा। कितने अफराद ले गए थे और कितने वापस आए हैं? इमरान ने कहा